दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती का अब इंतजार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट शिक्षकों की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और सबसे बड़ी खुशखबरी उन सभी के लिए है जिन्होंने बीएड या फिर डीएड नहीं किया है। तो क्या है वो खुशखबरी, तो सभी को पूरी डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आरंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साइड में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी डेट भी आप देख सकते हैं 28/8/2018। आज के दिन में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसके विषय में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया। तो आगे इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि हाई स्कूल की जो टीचर्स की यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली जाएगी, उसके लिए यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो विषयवार होगा। मतलब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। पात्रता परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान जिसमें वनस्पति विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान रहेगा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, कृषि, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान विषय में आयोजित होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो जो सब्जेक्ट्स बताया, इन सभी सब्जेक्ट्स के यहाँ पर विषयवार सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एग्जाम्स होने वाले हैं। आगे इसमें कहा गया है कि आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप हाई स्कूल टीचर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विषय में, जिस विषय की यहाँ पर मैंने अभी अब चर्चा की, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में से अगर आपके पास किसी सब्जेक्ट्स में स्नातकोत्तर है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू होंगे। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर ये जो डिटेल्स दी गई है वो मिडिल स्कूल के लिए दी गई है। अगर आप मिडिल स्कूल के टीचर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी जो परीक्षा होने वाली है वो विषयवार होगी, मतलब सब्जेक्ट वाइज होगी। जो सब्जेक्ट्स रहेंगे तो उसमें यहाँ पर जो बताया गया है, जैसे मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है और उर्दू है। इन सभी सब्जेक्ट्स में से अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, मतलब ग्रेजुएशन है, ध्यान रखें यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों को भी मौका दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है संबंधित यहाँ पर सब्जेक्ट्स में, तो आप मिडिल स्कूल के टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे इसमें कहा गया है कि विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेट्रिक्स में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना एवं सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कहा गया है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने जो ग्रेजुएशन किया है तो उस ग्रेजुएशन में यहाँ पर दर्शाए गए दो विषय कंपलसरी होने चाहिए, मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेट्रिक्स में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। इसी तरीके से अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट में से किसी एक में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पर स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित नहीं होगी। यह परीक्षा कॉमन एंट्रेंस पात्रता परीक्षा के रूप में होगी। यहाँ पर मतलब कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल के जो टीचर्स के लिए विषयवार मतलब सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं होंगे, इनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए रिक्रूट किया जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हेतु आवेदक जिस विषय की शैक्षणिक योग्यता धारित करता है उसे उसी विषय के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया है, अगर आप मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल के टीचर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विषय में एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ में उसी विषय के साथ आपको पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
मतलब आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, उसको साथ में वहाँ पर आपको निकालना होगा। चलिए आप बात कर लेते हैं आरक्षण की, मतलब रिजर्वेशन की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर आई है अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों को 25% का यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर दे सकते हैं कि उपलब्ध रिक्तियों में से 25% पद भर्ती नियम 2018 के नियम 11 के उप नियम 7(4) के अनुसार अतिथि शिक्षकों में से भरे जाएंगे। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि 25% जो सीट्स है वो गेस्ट फैकल्टी टीचर्स जिन्होंने भी सरकारी स्कूल में 200 दिन से अधिक पढ़ाया होगा, उनको यह लाभ मिलने वाला है। मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था कि अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खबर है, जिस पर मैंने अभी आपको बताया कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में से न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया होना चाहिए, तभी उनको इसका फायदा दिया जाएगा। दूसरा ये भी है कि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको योग्यता बताया, जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यता भी अतिथि शिक्षक में होनी चाहिए, तभी उनको ये फायदा 25% का दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, क्योंकि जब तक ये भर्ती नहीं आई थी तो बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। तो अभी एक क्लियर हो गया है कि ये भर्ती जो है पीबी द्वारा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि भोपाल को पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए विहित अभिकरण घोषित किया जाता है। पीबी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पृथक पृथक तिथियों में आयोजित की जाएगी। एक आवेदक पात्रता अनुसार एक से अधिक परीक्षा में भाग ले सकता है। तो यहाँ पर 2 बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें पहली बात तो ये है कि यहाँ पर पृथक पृथक तिथियों में मतलब अलग अलग डेट्स में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। और अगर आवेदक के पास एक से अधिक योग्यताएं हैं तो वो पात्रता के अनुसार एक से अधिक एग्जाम में भाग ले सकता है, मतलब वो एक से अधिक एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आगे इसमें कहा गया है कि पीबी भोपाल पात्रता परीक्षा लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा परीक्षा की स्कीम को समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा। इसका मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी कि किस डेट से इसके एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और किस डेट को इसका एग्जाम्स होगा। उन सभी की डिटेल्स वाली रूल बुक को बहुत जल्द पीबी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि पात्रता परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा, मतलब ये जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले हैं। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए एक और डिटेल्स दी गई है। अतिथि शिक्षक द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित करते समय अतिथि शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अनुभव को उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के पश्चात अतिथि शिक्षक के द्वारा आवेदन में उल्लेखित किए गए कार्य अनुभव के सत्यापन की प्रक्रिया हेतु विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं जिन्हें 25% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाएगा, तो उन सभी को जो उनका कार्य अनुभव है, जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो उससे संबंधित जानकारी आपको फॉर्म के भरते समय एक तो देना होगा। और आप जो जानकारी वहाँ पर फॉर्म भरते समय देंगे, तो जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो आपका अलग से वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे यह सत्यापित किया जाएगा कि आपके पास कितने दिनों का कार्य अनुभव है। बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम का जो रिजल्ट की मेरिट लिस्ट बनेगी वो 2 अलग अलग यहाँ पर बनाई जाएगी। जो पहली लिस्ट बनेगी वो SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप और महिलाओं के लिए एक अलग लिस्ट बनाई जाएगी और अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पोस्टिंग की। जो आपकी पोस्टिंग होगी उसके संबंध में कहा गया है कि चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति उपरांत संस्थावार पदस्थापना की कार्रवाई नियत प्रक्रिया परिशिष्ट 4 के अनुसार ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्राप्त कर की जाएगी। पदस्थापना में दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग का, जहाँ पर आपको संस्था के हिसाब से खाली सीट शो होगी, जहाँ पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अपना विकल्प चयन करना होगा और उस पर आप जो विकल्प चयन करेंगे उसी विकल्प के अनुसार आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। इस फॉर्म से संबंधित आपको विज्ञापन और ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित जानकारी आपको एजुकेशन पोर्टल पर, इसके साथ में MP ऑनलाइन द्वारा तैयार की गई वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो यहाँ पर अनारक्षित प्रवर्ग में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर उन्हें 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर एक और बात कही गई है कि एक अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक नियोक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसके द्वारा दिए गए विकल्प के मेरिट के क्रम में एक बार चयन हो जाने के पश्चात उसी अभ्यर्थी का नाम अन्य नियोक्ता की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह कहा गया है, जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी कि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास संबंधित पोस्ट को अप्लाई करने के लिए
जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपके पास वो है तो आप एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर सिलेक्शन की, तो अगर आपका सिलेक्शन किसी एक पोस्ट के लिए हो जाता है तो फिर आपका दूसरे पोस्ट के लिए नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है, उनका कितना वेतनमान रहने वाला है, उस सभी से संबंधित जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें। उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो देखकर आप बाकी की जानकारी वहां से ले सकते हैं। अब इस फॉर्म के लिए कब से आवेदन शुरू हो जाते हैं और उसके लिए कैसे आपको आवेदन करना होगा, पूरी प्रक्रिया की जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की पूरी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। I have you now.